हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, हमने आज अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम्स के बेसिस पे आज पूरे दिन हमने बैठ के एकदम आप सभी एस्पिरेंट से बात की है, पूरे दिन कॉल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं। उनके आधार पे जो हमने रिसर्च की है, उसके आधार पे हमने ये पाया है कि अभी तक का जो कोर्ट कलर का एग्ज़ाम है, हरियाणा पंजाब कोर्ट हाई कोर्ट कलर का, उसमें मेनली जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो ये हैं दोस्तों। ठीक है, मैं जल्दी से ये सब टॉपिक्स आपको बता देता हूँ ताकि अपकमिंग शिफ्ट के जो लोग हैं उनको बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन से अगर बात किया जाए, इंडियन पॉलिटी एंड जुडिशरी से अगर दोस्तों बात कर लिया जाए, तो प्रियम्बल से क्वेश्चंस आए हैं। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस आए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आए हैं, डीपीएसपीस पे, जुडिशरी सिस्टम से क्वेश्चन आए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्ट्रक्चर्स, जुरिडिक्शंस, पावर्स और रिट्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है इस बारी, जो लगभग सभी पेपर्स में इसे क्वेश्चन, सभी शिफ्ट में मतलब एक क्वेश्चन अभी तक बना है, एक दो क्वेश्चन। ठीक है। तो उसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट की जो हायरार्की होती है वो भी समझी गई है पेपर में। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर जो जुडिशरी होती है उसको समझा गया है, मतलब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर जो पिलर्स हैं। ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट पूछा गया है, गवर्नर पूछा गया है, प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चन आए हैं, पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आए हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे क्वेश्चन आए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आर्टिकल्स पे भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट पे आया है, 44th पे आया है, 73rd पे आया है, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, मतलब 86 पे आया है, 103rd पे आया है। बेसिक सी बात यह है कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो इन जुडिशियल डेवलपमेंट्स के बारे में आप जान रहे होंगे, इतना एक्सपेक्ट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई बहुत भारी भरकम सवाल नहीं आ रहे हैं। जब आप जान रहे हैं कि क्लर्क एक अच्छा खासा उनके ऊपर दायित्व होता है, तो इतना भर का कानून जानना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आर्टिकल 352 और 356 और 360 यानी इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंस में रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो डोमिनेट करती हुई नजर आई है हमको। उसमें भी 1857 का रिवोल्ट देख लिया जाए, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देख लिया जाए, पार्टीशन ऑफ बंगाल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन भी आए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए हैं 909, 1919, 1935 और रेगुलेटिंग एक्ट्स भी पूछे गए हैं। एंशिएंट और मिडिवल से थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हैं, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मौर्यन गुप्ता एम्पायर और दिल्ली सल्तनत, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और भक्ति सूफी मूवमेंट। इनसे ज़्यादा अभी किसी भी शिफ्ट में नहीं देखा गया है दोस्तों। तो ये जो आपका होने वाला है अपना आज ये जो लेक्चर होने वाला है, आज ये जो डिस्कशन होने वाली है, मैं उसमें आप लोगों को एक क्रक्स दे दे रहा हूँ जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाना है। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हैं, माउंटेन रेंजेस से, पासेस से, मेजर रिवर बेसिन से, ट्रिब्यूटरीज से, सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आए हैं, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन से क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि नेशनल पार्क आए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आए हैं दोस्तों, रामसर वेटलैंड साइट्स आई हैं, क्लाइमेट चेंज और एग्रीमेंट्स आए हैं दोस्तों। ये सब टॉपिक्स हैं। अगर आप ज्योग्राफी में ये तीन कैटेगरी के अंदर में चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी का कवर हो जाएगा। मेजर क्रॉप्स आए हैं, मिनरल, पोर्ट्स, नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इकोनॉमी थोड़ा कम दिखाया है हमको भाई। इकोनॉमी मतलब एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको यार 45 प्लस लेके आना है। जो ये 70 है आउट ऑफ, इसके बाद में आप लोग लिस्ट में हैं भाई। ठीक है, मैं अपना पर्सनली ये मान रहा हूँ, जिस तरह का आज मेरी मतलब जिस तरह की अभी तक के स्टूडेंट्स ने जो हमको फीडबैक दिया उसके आधार पर। चलिए, करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के पूछ लेते हैं। ठीक है भाई, बायलैटरल समिट्स आ रही हैं, G20, ब्रिक्स, एससीओ, एशियान, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज आ रही हैं, स्पोर्ट एंड ऑनर से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेजर ट्रॉफीज, ग्रैंड स्लैम्स, ओलंपिक्स, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड प्रोमिनेंट रिकॉर्ड होल्डर्स। स्ट्रेटेजी के फैक्ट्स में फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, नेशनल सिंबल्स, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूएन, आईएनएफ, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, फुल फॉर्म्स आ रहे हैं, नोटेबल डायनेस्टीज आ रहे हैं। इसमें एक और पोर्शन ऐड कर लीजिए, वो है नियुक्तियां, यानी कि वो नियुक्तियां भी आ रही हैं दोस्तों। ठीक है ना भाई, हिंदी को मेरी माफ कर देना भाई, है ना। रीजनल अवेयरनेस पे पूछी जा रही है, जैसे पंजाब और चंडीगढ़, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला है, पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि स्टेट प्रोफाइल में से डिस्ट्रिक्ट्स आ जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आ जा रहे हैं, स्टेट एनिमल, बर्ड्स, ट्री या फ्लावर्स आ जा रहे हैं, रीजनल, इनमें से इक्का दुक्का क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, रीजनल कल्चरल एंड ज्योग्राफी, मेजर रिवर्स पूछे जा रहे हैं, घग्गर, यमुना, सतलज, बीस, क्योंकि ये ऐसे रिवर्स हैं जो हरियाणा पंजाब से बहते हैं। कैनाल, फॉक आर्ट्स, हिस्टोरिकल बैटलफील्ड्स जैसे पानीपत, कुरुक्षेत्र और प्रोमिनेंट रीजनल हेरिटेज साइट्स वगैरह पूछी गई हैं अभी तक साथियों। तो ये दोस्तों हैं। ठीक है, अगर ग्रामर की बात कर लूँ दोस्तों, तो ग्रामर में दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ रहा है, टेंसेज आ रहे हैं, प्रीपोजिशंस पूछी गई, कंजक्शन पूछा गया, आर्टिकल पूछे गए, वॉइस एक्टिव पैसिव पूछा गया, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है दोस्तों, वोकैबुलरी से आ रहे हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन और ये होमोनिम्स भी आ रहे हैं। आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी दोस्तों पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों को मैं प्रीवियस जो वीडियो है मैं उसको इसमें लिंक कर दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्टिव आज मतलब जितने भी पेपर हुए हैं उसका सबका डिफाइन किया ही हुआ है, इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं हम। चलिए, देखिए, आगे मैंने बोला था कि इनके बेसिस पे जो भी हमने आज एनालिसिस किया दोस्तों, उस एनालिसिस के बेसिस पे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये क्वेश्चन उन टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पेपर के लिए, जो कि हमने रिसर्च करके पता लगाया अभी तक के हुए एग्जाम्स के आधार पे, जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वहाँ से हैं ये। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। चलिए पढ़ लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन हाई कोर्ट पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस में बात करता है? आर्टिकल 129 में बात करता है। सॉरी सॉरी, आर्टिकल 215 में बात करता है। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, आर्टिकल 129 में तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये तो हाई कोर्ट पूछा है ना यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आर्टिकल 215 क्या डिक्लेयर करता है कि हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, जिसके पास सब तरह की पावर्स हैं, सच एज पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो अपने कंटेम्प्ट की भी कोई बात करता है तो आर्टिकल 215 के केस में ये सजा दे सकते हैं। द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इज वेस्टेड इन हाई कोर्ट अंडर, बताओ भाई।
ये आर्टिकल 227 है भाई इसका आंसर। इसका आर्टिकल 227 है। आर्टिकल 227 क्या कहता है? ये हाई कोर्ट को पावर देता है एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सुपरिटेंडेंस ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स विद इन इट्स जुरिडिक्शन। आर्टिकल 226 डील करता है रिट जुरिडिक्शन से। चलिए ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन रिलेटिव टू द स्टेट टोटल पॉपुलेशन? बताओ भाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा है एससी की पॉपुलेशन? तो एससी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पंजाब में है दोस्तों। यहाँ पे लगभग 31.9% पॉपुलेशन जो है कंपेयर टू इट्स टोटल पॉपुलेशन जो है एससी है भाई। पंजाब जो है वो हाईएस्ट प्रोपोर्शन में है एससी पॉपुलेशन यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो अगर एब्सोल्यूट पॉपुलेशन की बात करें एससी की तो वो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, अगर नंबर्स के हिसाब से देख लें तो। ठीक है, अगर परसेंटेज इन प्रोपोर्शन देखें टोटल पॉपुलेशन तब हमको पंजाब में जाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए भाई, चलिए भाई जल्दी जल्दी चल लेते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनकॉर्पोरेट द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेओपार्डी? बताओ भाई जल्दी बता दो। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनकॉर्पोरेट द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेओपार्डी? फोर्थ बता दो दोस्तों। 20 क्लोज 2 है भाई इसका। आर्टिकल 20 क्लोज 2 जो है ना वो ताकत देता है डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेओपार्डी की, यानी कि दो एक ही बंदा, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन, कि एक बंदा जो है किसी एक ही जुर्म के लिए दो बार उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। ठीक है। डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3 नियासिन कैरेक्टराइज्ड बाय द 3Ds। बताओ भाई 3D से बताओ भाई कौन सा इसका? इसका सही जवाब है पेलेग्रा। ए सही जवाब है इसका दोस्तों। कैसे कैसे पेलेग्रा है? देखो नियासिन जो होती है विटामिन B3 उसकी डिफिशियंसी के कारण क्या होता है? पेलेग्रा होती है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 3Ds है, यानी कि डर्मेटिटिस, डायरिया और डर्मेंटिया लीडिंग टू द डेथ इफ अनट्रीटेड। ठीक है। चलिए भाई, गंडक प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट रिवर वैली अंडरटेकन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बताओ भाई गंडक प्रोजेक्ट। भाई नेपाल के साथ है ये, भाई नेपाल के साथ है ये। गंडक प्रोजेक्ट इज अ मेजर जॉइंट इरिगेशन, ठीक है, और पावर प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जो कि 1959 में फाइनल हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। विच एक्ट अबॉलिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन ब्रिटिश इंडिया? बताओ भाई कौन सा एक्ट है जिसने अबॉलिश किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है भाई, ये रहा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एक्ट जो है ना डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को खत्म कर देता है, और इसी के साथ साथ वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत जो स्थापित हुए थे उनको भी खत्म कर देता है, और जो पावर है उसको ट्रांसफर कर देता है किसमें? ठीक है, ब्रिटिश क्राउन में। ठीक है दोस्तों, समझ गए भाई। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? बताओ भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? है भाई इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फाइड और हेमीहाइड्रेट जिप्सम भी होता है इसमें। ठीक है दोस्तों। कुड डांस इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म्ड इन? बताओ भाई कुड डांस क्या होता है? कुड डांस इज अ ट्रेडिशनल डांस, वो होता है भाई किसी का फोक डांस। भाई ये जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का है। कुड इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ जम्मू रीजन। ये किस में होता है, किसके ऑनर में होता है? ये लोकल डेटीज, लोकल देवताओं के ऑनर में होता है दोस्तों। चलिए, सेल ऑर्गेनेले कंटेनिंग इट्स ओन नॉन न्यूक्लियर डीएनए एंड राइबोसम्स? बताओ। ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है भाई। ढूंढो कहाँ है माइटोकॉन्ड्रियन, ये रहा। चलिए भाई, हु प्रेजाइडेड ओवर द 1907 सूरत सेशन ऑफ आईएनसी? कौन था भाई बताओ? राज बिहारी घोष जी थे। राज बिहारी घोष जी थे इसका जवाब भाई। ठीक है, डॉक्टर राज बिहारी घोष ने प्रेजाइड किया था 1907 के सूरत सेशन को, जिसमें आईएनसी दो पार्ट में बढ़ गई थी, बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो स्प्लिट हुआ इसमें कांग्रेस का। चलिए भाई, देख लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ कंडक्टेड बाय आरबीआई रेफर्स टू? बताओ भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ, परचेज एंड सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रेगुलेट लिक्विडिटी। ढूंढ लो कहाँ है ये? परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रेगुलेट लिक्विडिटी क्या होता है भाई? ओएमएस जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी टूल है एक, जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए? बाय और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को करता है आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई बेचता और खरीदता है दोस्तों। ठीक है, चलिए। मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1980 इस्टेब्लिश्ड? बताओ भाई क्या स्टैब्लिश किया इन्होंने? बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस, यही आंसर है इसका, पहला ही आंसर है इसका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना फंडामेंटल बैलेंस और हार्मनी स्थापित करता है बिटवीन पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपीस, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया फिर। चलिए भाई, खादर एंड बांगर सॉइल्स आर सब डिविजन ऑफ? बताओ भाई खादर और बांगर किसके सब डिविजन हैं? ठीक है, खादर और बांगर किसके सब डिविजन है दोस्तों बताओ जल्दी बताया करो यार। एलुवियल सॉइल के होंगे ये। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो है ना वो खादर और बांगर, खादर यानी कि न्यूली हाईली फर्टाइल एलुवियम है जो कि फ्लड प्लेन्स में पाई जाती है। बांगर ओल्डर होती है, लेस फर्टाइल होती है, एलुवियम होती है, इसमें कंकड़ वगैरह होते हैं दोस्तों। चलिए भाई, द गडगिल फॉर्मूला इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद? बताओ भाई गडगिल फॉर्मूला किससे एसोसिएटेड है? जल्दी बताया करो भाई। ठीक है,
ये फिजिकल एलोकेशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस टू द स्टेट प्लान, यही है भाई, इसका पहला ही आंसर है इसका सही। ठीक है, 1969 में गडगिल फॉर्मूला आया जिसने ये डिटरमाइन किया कि किस तरह से एलोकेट होंगे सेंट्रल फाइनेंसेस, ठीक है, बिटवीन द डिफरेंट स्टेट, और स्टेट एक्सपेंडिचर किस तरह प्लान होंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। हार्मोन सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज, बताओ भाई कौन सा है ये हार्मोन, जो हार्मोन ऐसा हार्मोन बताओ जो कि लो कर देता है ब्लड ग्लूकोज को। इंसुलिन है भाई ये अभी जवाब है इसका। ठीक है, बीटा बीटा सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ, ठीक है, वो पैनक्रियाज में ज़्यादा सेक्रेट करता है इंसुलिन को, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज जो है वो कम हो जाता है। ठीक है भाई, टर्म ऑफ ऑफिस फॉर अ मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का जो मेंबर है उसके लिए कितने साल का टर्म होता है, 6 साल, 65 ईयर्स, ये इसका सही जवाब है सी। ठीक है, अंडर आर्टिकल 316, अंडर आर्टिकल 316, ठीक है, क्लोज टू, ठीक है, मेंबर ऑफ यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन 6 साल तक रह सकता है जब तक कि वो 65 साल का ना हो जाए। चलिए भाई देख लेते हैं, ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 फॉलोड विद कॉन्फ्लिक्ट, बताओ भाई ताशकंद डिक्लेरेशन कब आया। भाई ये 1965 इंडो पाक वार के बाद आया, ये रहा। ठीक है, ठीक है, ये 10 जनवरी 1966 को इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने साइन किया, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान, जिन्होंने पीस रिस्टोर करने के लिए 1965 के वार के बाद में इसको साइन किया। सेलिवरी इंजाइम इनिशिएटिंग कार्बोहाइड्रेट स्टार्च डाइजेशन, बताओ भाई सेलिवरी इंजाइम इनिशिएट करता है स्टार्च डाइजेशन को, ये क्या है, ये सेलिवरी एमलाइज से है, सी सही जवाब है इसका दोस्तों। ठीक है, कूका मूवमेंट फाउंडर और लीडर बताओ भाई, कूका मूवमेंट इन पंजाब वाज इनिशिएटेड अंडर भगत जवाहर मल एंड बाबा राम सिंह, है क्या इसका, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। कूका यानी कि नामधारी मूवमेंट जो है ये वेस्टर्न पंजाब में भगत जवाहर मल यानी कि सिंह साहिब और बाबा बालक सिंह, ठीक है, जो कि सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रगल बाबा राम सिंह के तौर पे जाने गए बाद में, उनके द्वारा लाया गया भाई। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। राइज इन कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, CRAR, राइज इन कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, बताओ भाई क्या है इसका मतलब। इसका मतलब होता है कि कैपिटल एडिक्वेसी को बढ़ा दिया जाता है और सॉल्वेंसी जो होती है उसको स्ट्रेंथन कर दिया जाता है, मूड ऑफ इनहांस कैपिटल एडिक्वेसी एंड सॉल्वेंसी स्ट्रेंथ, ये सही जवाब है बी इसका। देखिए एक हायर CRAR का मतलब, यानी कि CR का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि बैंक जो है सफिशिएंट कैपिटल रख रही है अपने पास, है उसके पास, ठीक है, ताकि जब कोई पोटेंशियल लॉस आए तो उसको ऑब्जॉर्व कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, बताओ भाई किसका लॉ है ये बॉयलेज का लॉ है। कैसे, बॉयलो का कहता है, क्या कहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस है वो इक्वल हो जाता है उसके, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, प्रियम्बल अमेंडेड टू इंसर्ट सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी बाय, बताओ भाई ये इतनी बार पढ़ा दिया कि इसको गलत नहीं होना चाहिए, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 वाला। चलिए भाई 23rd पे आ जाते हैं, सॉरी 24th पे, 24 देख लेते हैं। दो सेंसस 2011 हरियाणा, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट, भाई इसका तो मेरी बात है नो। ठीक है, रोलट एक्ट, इसका इसका जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 54% है भाई, और हाईएस्ट में गुड़गांव आता है हरियाणा में। ठीक है, रोलट एक्ट 1919 ऑथराइज कॉलोनियल गवर्नमेंट टू, बताओ भाई किस चीज़ के लिए होती है, डिटेन इंडिविजुअल्स विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 ईयर्स, बिल्कुल यही सही है, मैंने सही तुक्के सही कर लिया। ठीक है, ये एक अनार्किकल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट था 1919 में आया, जो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट को डिटेन करने के लिए आज़ादी देता है किसी भी सस्पेक्ट को विदाउट ट्रायल 2 साल तक के लिए। ठीक है, इसकी वजह से नेशनल वाइड प्रोटेस्ट हुए थे देश में। चलिए भाई वापिस जाना होगा ऊपर, अजीब सा पैटर्न बना दिया है हमारी टीम ने। चलिए, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इन एबीओ RH सिस्टम, बताओ भाई यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप तो O- ही होता है भाई, O- होता है, कहाँ है O-, ये रहा, तो डी जवाब है इसका। ठीक है, तो O- जो ब्लड होता है वो ना तो उसमें ए होता है ना बी एंटीजेंस होते हैं, ना ही उसमें RH-D होता है फैक्टर, ना ही उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये एक सेफ ट्रांसफ्यूजन हो जाता है किसी भी रिसाइपेंट के साथ में। ठीक है, माही बजाज सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर, माही बजाज सागर डैम, बताओ भाई ये माही रिवर पे ही है यार, इसी का आंसर इसी में छिपा हुआ है, ये बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के भाई। ठीक है, मैक्स स्टैट्यूटरी पीरियड फॉर प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 इन अ स्टेट इज, बताओ भाई 3 ईयर्स है भाई, 3 ईयर्स है अंडर आर्टिकल 356, अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, प्रेसिडेंट का रूल जो है हर 6 महीने में, एक सेकंड गाइस, हर 6 महीने में बढ़ा बढ़ाकर 3 साल तक लगाया जा सकता है भाई। ऑप्टिकल फाइबर कमीशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बताओ भाई ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किस चीज़ की बात करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ये, तो ये सही है इसका दोस्तों। चलिए फिर देख लेते हैं, INC सेशन दैट अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट्स रेगुलेशन इन 1931, बताओ भाई कहाँ का सेशन था वो कराची का सेशन था जी, वो कराची का सेशन था। ये आदरणीय
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा इसकी प्रधानता की गई थी, यानी कि इसको प्रेसिडाइज किया गया था। ये 1971 में कराची सेशन के तौर पे हुआ। इसमें एक रेजोल्यूशन लाया गया फंडामेंटल राइट्स को, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम भी इसी में लाया गया, जो और ये ड्राफ्टेड था भाई पंडित नेहरू जी। ठीक है। गिनी कोएफिशिएंट इन अ माइक्रो इकोनॉमिक मैट्रिक मेजर्स। बताओ भाई गिनी कोएफिशिएंट क्या मेजर करता है? इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी को, इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी को मेजर करता है। गिनी कोएफिशिएंट 0 से परफेक्ट इक्वालिटी और 1 एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को मेजर करता है। ठीक है। चलिए, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड अंडर प्रेसिडेंट वाया। बताओ भाई कंटिजेंसी फंड प्रेसिडेंट के अंदर रखा गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 261 ढूंढ लो भाई, ये रहा, यही सही जवाब इसका। प्रोटोजुआ पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर काला आजार। बताओ भाई पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर काला आजार कौन सा है भाई? ये लेशमानिया डेनोवानी है भाई। क्या है लेशमानिया डेनोवानी? ये अभी। ठीक है। तो विस्करल लेशमानियस काला बाजार इज कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ पैरासाइट लेशमानिया डेनोवानिया एंड ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल सैंडी फ्लाई। ठीक है, फीमेल सैंडी फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होता है। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यंग बंगाल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1820 बाय। बताओ भाई हेनरी लुइस विवियन डिजायरियो, ये इसका आंसर तो भाई। ठीक है। ठीक है, ये एक रेडिकल टीचर थे जो हिंदू कॉलेज और कलकत्ता में पढ़ाते थे 1820 के आसपास, जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया। ये किस चीज़ को प्रमोट करते थे? फ्री थॉट को प्रमोट करते थे, रिफॉर्म को और रैशनल क्वेश्चनिंग को प्रमोट करते थे, सोशल डॉगमास को तोड़ना चाहते थे दोस्तों। जुडिशियल एक्टिविज्म गेंड वाइड स्प्रेड प्रोमिनेंस प्राइमरीली वाया। बताओ भाई पीआईएल, पीआईएल है भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अरे भाई जुडिशियल एक्टिविज्म किसके माध्यम से पनपा? पीआईएल, पीआईएल का कॉन्सेप्ट कब आया? 1970 के आसपास। ठीक है। इसके पायनियर किसको माना जाता है? इसके पायनियर जूरिस्ट लाइक जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर एंड जस्टिस पी एन भागवती, जिन्होंने इसकी लोकस स्टैंडी को ब्रॉड किया। चलिए भाई बताइए आगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2CR2O7। बताओ भाई +6 हो जाएगा इसका भाई, +6 हो जाएगा इसका भाई, यानी सी से जवाब है इसका। चलिए भाई आगे पूछ लेते हैं। स्टेट रिकॉर्डिंग नेगेटिव डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इन सेंसस 2011। कौन सा है बताओ भाई, कौन सा स्टेट है? नागालैंड है भाई इसका जवाब, नागालैंड है इसका जवाब दोस्तों। स्टेट रिकॉर्डिंग नेगेटिव डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इन सेंसस 2011। ठीक है, तो इसका नागालैंड है भाई, जिसका कितना माइनस वो है, -0.58% है। चलिए, इस्टेब्लिश द सत्यशोधक समाज इन 1873। कौन थे भाई सत्यशोधक समाज जिन्होंने इस्टेब्लिश किया? बताइए। ज्योतिराव फुले साहब थे ना, ये आए महात्मा ज्योतिराव फुले जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं 1873 में। इस चीज़ के लिए लोअर कास्ट के लोगों को इंपावर करने के लिए और सोशियो रिलीजियस इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड इंडिकेट्स। ठीक है, हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस इस चीज़ को इंडिकेट करता है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स टू कंटेन इन्फ्लेशन। ठीक है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट टू कंटेन इन्फ्लेशन भी सही है इसका दोस्तों। ठीक है, हॉकिस सेंट्रल बैंक स्टांस प्रियोरिटाइज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय टाइटनिंग मनी सप्लाई। ठीक है, और बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को बढ़ावा देकर। ठीक है, तो हॉकी सेंट्रल बैंक का जो स्टांस है वो प्रियोरिटाइज करना है किसको? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। किस तरीके से? मनी सप्लाई को कंट्रोल करके दोस्तों। चलिए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड एसटीज नॉन एनई इज अंडर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड एसटीज नॉन एनई इज अंडर। बताओ भाई। बता दो भाई। भाई फिफ्थ शेड्यूल में आता है यार, क्या बात कर रहे हो? फिफ्थ शेड्यूल में आता है। तो फिफ्थ शेड्यूल डील करता है किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से। किसके? शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब के एरियाज को। स्टेट्स अदर देन असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम विच आर अंडर द सिक्स शेड्यूल। ये सारी के सारी स्टेट जो हैं जो मैंने बोले, जिसमें कि असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, ये सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी एससी शेड्यूल एरियाज हैं और एसटीज हैं, उनसे सबसे डील करता है। ब्लड सेल्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। कौन सा बताओ भाई? बी लाइफोकाइस्टिस है इसका जवाब भाई। ठीक है। चलिए, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 809 बाउंड्री रिवर बिटवीन सिख एम्पायर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए भाई देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 809 बाउंड्री कौन सा है? सतलज, रिवर सतलज है। क्या होता है भाई? 1809 में एक ट्रीटी साइन होती है अमृतसर बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं सतलज रिवर को एज अ बॉर्डर बिटवीन देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, एक दूसरे के बीच का बॉर्डर इसको डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। चलिए भाई, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 160 वन सब क्लोज है। ठीक है, तो इसमें 12 होना चाहिए और 15% टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, 12 होना चाहिए, इसका जवाब 12 है और 15% होना चाहिए, परसेंटेज पूछा जाता है। कोगुलेंट सॉल्ट यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन वाया फ्लैकुलेशंस, ठीक है, ये भाई पोटास है, अलम फिटकरी। कोगुलेंट सॉल्ट यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन वाया फ्लैकुलेशंस। द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ऑफ 1883 वाज रिलेटेड टू, बताओ भाई किससे रिलेटेड है एल्बर्ट बिल की? इंपोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, क्या इससे रिलेटेड है? नहीं भाई, ठीक है। रिमूविंग रेशियल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इंडियन मजिस्ट्रेट्स, बिल्कुल इसी से जुड़े हुए, इसी से जुड़ी है। मैंने बोला भाई सारे के सारे सवाल आपको कहाँ से मिलेंगे? जुडिशरी से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड विपिन के अंतर्गत इल्बर्टी बिल आता है, इल्बर्ट बिल आता है, उसके अंतर्गत क्या था कि जो सीनियर इंडियन मजिस्ट्रेट हैं वो यूरोपियन ऑफेंडर्स जो थे उनके क्रिमिनल केसेस में सुनवाई कर सकते थे, उनकी कोर्ट को मतलब एज ए जज के तौर पर अटेंड कर सकते थे। बट अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, अंग्रेजों ने इसका विरोध किया दोस्तों, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं अब आगे। टेन्योर ऑफ एनएचआरसी चेयरपर्सन मेंबर्स अंडर अमेंडेड एक्ट, बताओ भाई एनएचआरसी के चेयरपर्सन और या मेंबर्स का टेन्योर बताना है, बताओ भाई। 3 साल और 65 ईयर्स है क्या? नहीं, 3 ईयर्स और 70 ईयर्स है। एक क्वेश्चन छोड़ा है, हम वो कर लेते हैं ऊपर। ये द लॉरेंज कर्व विजुअली रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है लॉरेंज कर्व? भाई ये करता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अक्रॉस अ पॉपुलेशन, ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक N2O टू नाइट्रेट्स बाय रिजोबियम, ठीक है, बताओ भाई। तो ये बायोलॉजिकल एंड फिक्सेशन से होगा दोस्तों, ये रहा सी से। आईएनसी प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अगस्त 1957, बताओ भाई कौन था उस वक्त आईएनसी का प्रेसिडेंट? ये थे जेबी कृपलानी साहब, यानी कि ए सही जवाब है इसका। ये कौन थे? जेबी कृपलानी साहब थे, यानी कि ए सही जवाब है इसका दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 50 क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट पावर टू ट्रांसफर केसेस अक्रॉस हाई कोर्ट, ठीक है, बताओ भाई किस आर्टिकल के अंतर्गत कर सकता है? आर्टिकल 139A, आर्टिकल 139A इंपावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू ट्रांसफर केसेस जिसमें सिमिलर लीगल क्वेश्चन पेंडिंग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स के सामने उसको वापस से भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट। चलिए भाई, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन हो गए। अब हम थोड़ा अंग्रेजी देख लेते हैं दोस्तों, अब हम क्या देख लेते हैं? अंग्रेजी। चलिए दोस्तों, फंक्शंस ऑफ जीरेंट, स्क्रूटनाइजिंग द एविडेंसेस थॉरोली प्रिवेंटेड अ ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। चलिए भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब है बी, ठीक है, बी, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। स्क्रूटनाइजिंग द एविडेंस इज अ जीरेंट फ्रेज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब प्रिवेंटेड, ठीक है। तो जब जीरेंट जीरेंट का एक फ्रेज है तो उसके संदर्भ में सब्जेक्ट और मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब प्रिवेंटेड। चलिए ठीक है। कन्वर्ट टू पेसिव, द हाई कोर्ट बेंच हैज स्ट्रक डाउन द कंट्रोवर्शियल म्यूनिसिपल स्टैचू एज अल्ट्रा वायर्स, ठीक है, इसको बदलना है भाई। चलिए देख लेते हैं। द स्टैचू वॉज स्ट्रक डाउन एज अल्ट्रा वायर, नहीं भाई ये तो गलत है, ये तो गलत है भाई। द स्टैचू हैज बीन स्ट्रक डाउन एज अल्ट्रा वायर्स, ये है बी सही है इसका दोस्तों, इसका बी सही है भाई। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बता देता हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, एक्टिव में है स्ट्रक डाउन, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करने का यानी करना पड़ेगा, यानी हैज बीन स्ट्रक डाउन आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 53 देख लेते हैं। ए, हार्डर द सीनियर एडवोकेट आर्ग्यूड, बी, द मोर कन्विंस द जजेस बिकम, सी, ऑफ इनोसेंस, डी, नो रेयर। बताओ इसमें क्या है भाई, बताओ भाई 53 का, 53 का ए है भाई, 53 का ए है, कैसे? तो भाई जब भी कंपेरेटिव वो आते हैं, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो वो आर्टिकल दा की रिक्वायरमेंट करते हैं। द हाई क्या कह रहा है ये यार, द हार्डर द सीनियर, यहाँ पे भी दे आएगा, ठीक है। द हार्डर द सीनियर एडवोकेट आर्ग्यूड, तो ये यहाँ पे ए में गलती है, ठीक है भाई। सब्सटीट्यूशंस, सब्सटीट्यूशंस ऑफिशियल्स हु रिप्रेजेंट स्टेट इन प्रोसिक्यूशन प्राइमरी एडवाइजर इन इक्विटी मैटर्स, ये ये कौन होता है? प्रोक्यूटर होता है क्या? बिल्कुल प्रोक्यूटर होता है भाई, प्रोक्यूरेटर होता है भाई। प्रोक्यूरेटर क्या होता है भाई? ये एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन है टू रिप्रेजेंट स्टेट्स इंटरेस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। चलिए 56 देख लेते हैं। एंटोनिम ढूंढना है ऑब्सक्यूसिस का, बताओ भाई इसका क्या है अपोजिट ऑब्सिक्यूज का, बताओ भाई। इसका मतलब होता है ओवरली सबमिसिव या फॉनिंग, और इसका एंटोनिम क्या होगा, यानी अपोजिट क्या होगा? असर्टिव होगा, ठीक है। सर्वाइवल तो सिमिलर है, डिफरेंशियल भी, फॉनिंग भी सिमिलर ही है, ठीक है। प्रीपोजिशन गाइडलाइंस आर एट वेरिएंस डैश स्टैट्यूटरी रूल्स, बताओ भाई इसमें क्या आएगा? विद आएगा इसमें दोस्तों, विद आएगा कैसे? ठीक है, तो एट वेरिएंस के साथ में विद आएगा ना भाई, एट वेरिएंस के साथ में विद आता है, एट वेरिएंस विद हो गया फिर। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है इसमें से, बताओ भाई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। उसी लेनी ये ही सही है इसका, ठीक है दोस्तों।
58 देख लेते हैं अब। इनडायरेक्ट स्पीच कह रहा है सी जी सैड वाई डिड यू नॉट फाइल द रिप्लाई विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिटेशन पीरियड। इसको चेंज करना है। इसको सी जी आस्ट वाई ही हैड नॉट फिल द रिप्लाई। ये ए ही सही है इसका। क्यों सही है ये? ठीक है, देखो सिंपल पास्ट टेंस था, डिड नॉट फाइल जहाँ पे यूज हो रहा था। ठीक है, डिड नॉट फाइल यूज हो रहा था जहाँ पे, कहाँ है यार? ठीक है, ये सिंपल पास्ट सेंटेंस था। ठीक है, तो इसको किस में चेंज करेंगे? इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में कैसे हो गया ये रहा। ठीक, चलिए आइटम देख लेते हैं। टू क्रॉस द रूबिकॉन, टू क्रॉस द रूबिकॉन का क्या मतलब होता है? ठीक है, टू मेक एन इर्रिवोकेबल डिसीजन पास पॉइंट ऑफ रिटर्न। सही है ये सही है इसका भी। टू मेक एन इर्रिवोकेबल रेफर्स टू जूलियस सीजर्स क्रॉसिंग द रूबिकॉन रिवर, वहाँ से लिया गया है ये। ठीक है, अरे 60 पे हैं। सब्जेक्ट वर्ब नाइदर द रजिस्ट्रार नॉर द कलर वर अवेलेबल। तो पास्ट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आर तो आएगा नहीं, आर है भी नहीं। फाइंड द एरर स्कार्सली हैड द कोर्ट कमेंट्स देन एन अनरूली कॉमेशन इरप्टेड इन गैलरी, नो एरर। बताओ भाई इसका क्या है? बताओ भाई इसका क्या है? 61 स्कैर्सली जो है ना पीरियड होता है वैन और बिफोर, ना कि देन के साथ में। तो ढूंढो भाई कहाँ पे, किस में गड़बड़ है भाई? बी में गड़बड़ है मतलब। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो ये वैन और बिफोर के साथ जाता। 62 टेनुअस, इसका सिनोनिम्स बताइए भाई। 62 बताइए। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है भाई वीक, इनसब्सटेंशियल और फ्लेंसी। ठीक है, तो ढूंढो इसका जवाब। इसका जवाब है फ्रेजाइल और फ्लेंसी। ठीक है, चलिए भाई। सब्जेक्टिव मूड यूसेज, सब्जेक्टिव मूड यूसेज क्या होता है दोस्तों? बताओ दोस्तों, तो बताओ। चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। इफ द पटिशनर वॉज ऑनेस्ट ही वुड नॉट, नहीं ये तो गलत है। इफ द पटिशनर वर ऑनेस्ट ही वुड नॉट। ठीक है, ये सही है। इफ पटिशनर वर, ठीक है ये सही है। कैसे? इफ द पटिशनर वर ऑनेस्ट, अनफुलफिल्ड और हाइपोथेटिकल कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें सब्जेक्टिव मोड रिक्वायर वर रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल वर यूज होगा। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। जजमेंट डिलीवर्ड नॉट विद स्टैंडिंग ऑब्जेक्शंस। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, एंड टेक्स द डायरेक्ट नाउन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्शंस। तो इसका जवाब क्या हो गया? इसका जवाब क्या हो गया दोस्तों? प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन है बी। चलिए भाई, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है इसमें से। करेक्टली वर्ड स्पेस वर्ड ढूंढना है। तो इसका इंडेफिजिबल होगा। ठीक है, सब्सटीट्यूशन एक्ट ऑफ ग्रांटिंग ऑफिशियल पार्डन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंस। चलो बताओ भाई क्या है? ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। 66 को बताओ भाई। एमनेस्टी होता है वो। एमनेस्टी क्या होता है दोस्तों? फॉर्मल पार्डन ग्रांटेड फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस होता है वो। 67 देख लेते हैं। फाइंड एरर द बेंच ऑब्जर्व टेस्टमनी वी ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस ही वॉज प्रिफरेबल देन डिफेंडेंट। बताओ भाई, 67 का सी हो गया। कैसे हो गया सी? वॉज प्रिफरेबल देन डिफेंडेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्या है? तो प्रिफरेबल के साथ में टू जाता है भाई। ठीक है, देन नहीं जाएगा। ठीक है, आइडियम लिखा हुआ है एक, प्यार हिक विक्ट्री, प्यार हिक विक्ट्री। देख लेते हैं इसका क्या कहता है। 68 को देख लेते हैं। परफेक्शनरी का मतलब होता है डन हैस्टिली विदाउट केयर। और इसका मतलब क्या, इसका अपोजिशन क्या हो जाएगा फिर? ये पढ़ देते हैं प्यार हिक। ये विक्ट्री गेन्स द डिवास्टेटिंग कोस्ट टर्मिनेटेड डिफीटेड, ये तो बता दिया था ना मैंने। इसका आप परफेक्शनरी का देख रहे थे, इसका अपोजिट हो जाएगा थोरो। इसका अपोजिट थोरो हो जाएगा। डिटरमाइनर एप्लीकेंट हैड डैश एविडेंस लीडिंग टू डिसमिसल। ठीक है, इसमें ए लिटिल आएगा दोस्तों। इसमें क्या आएगा? ए लिटिल, यानी कि सॉरी लिटिल आएगा इसमें, नॉट ए लिटिल। एप्लीकेंट हैड लिटिल एविडेंस लीडिंग टू डिसमिसल। ठीक है, इसके बाद में रियलिटी का मैंने जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो एक क्विक रिवीजन कराने का मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को। और मैं ये पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा। अब हमारा एक टेलीग्राम चैनल है द ब्लैक माउंटेन अकेडमी के नाम से, उसको ज्वाइन कर लिए। मैं तुरंत डाल देता हूँ पीडीएफ, जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई।
प्रियम्बल के बारे में देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादा, प्रियम्बल से की फैक्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि इसका सोर्स क्या है, प्रियम्बल का सोर्स क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का लाया गया था। कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। अडॉप्ट कब किया गया इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, 22 जनवरी 1947 को दोस्तों। ठीक है, अडोप्टेशन डेट फिर बाद में पूरी तरह से इसको अडॉप्ट कर लिया गया आज़ादी के बाद में 26 नवंबर 1949 को। इसी को कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस कहा जाता है। ठीक है, फुली इनेक्टेड कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ दोस्तों, जब इसको रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं हम। की नेचर क्या है इसका, की नेचर इसका सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, सेक्योरिंग जस्टिस, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है कि जिसको सिक्योर करने की बात करता है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात करता है दोस्तों। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की। अमेंडमेंट 42 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया जो कि 1976 में, उसने 3 शब्द और जोड़ दिए भाई, क्या, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अगर मैं कहूँ सोशलिस्ट सेकुलर कब जुड़े, तो ये 1976 में जुड़े दोस्तों। किस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जुड़े, 42 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जुड़े। ठीक है, मजा आ रहा है दोस्तों, बता दो कोई ऐसा कंटेंट कोई दे जाए आपको, अपनी पेड थियोरिटिकल क्लासेस में ना देगा ऐसा कोई कंटेंट आपको, बट हम चाहेंगे कि आप सब लगें, और जब आप लग जाएंगे तो एक मैसेज कर दीजिएगा बस भाई। ठीक है, आपके पे आपके लड्डू हम बांट देंगे। ठीक है, ठीक, चलिए लीगल स्टेटस देख लेते हैं भाई। लीगल स्टेटस में क्या क्या परिवर्तन हुए। केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में 1973 में एक प्रियम्बल को इंटीग्रल स्ट्रक्चर बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कोई मतलब चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडेबल बताया गया इसको। ठीक, अंडर आर्टिकल 368 विदाउट वायोलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया कब आया, वो केशवानंद भारती केस से आया भाई 1973 में। ठीक है, चलिए भाई सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड पे आ जाते हैं। देखो भाई जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, मुझे पता है मैं जल्दी चल रहा हूँ, बट इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसलिए चारा नहीं है कि सुबह में आपका फिर से एग्जाम है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें गर्दा उड़ा दें इस बार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ मिलते हैं, पार्ट 3 में मिलते हैं बिटवीन आर्टिकल 12 एंड 35। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट, ये यूएस बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ये इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं दोस्तों। ओरिजिनली 7 हुआ करते थे, अभी 6 हैं। क्यों 6 हैं, क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंतर्गत जो आर्टिकल 300A था उसको डिलीट कर दिया गया भाई, उसको डिलीट कर दिया गया। सॉरी, आर्टिकल 31A को डिलीट करके आर्टिकल 300A के संदर्भ में जोड़ा गया। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब वो आर्टिकल 300A के अंतर्गत आ गया, पहले ये 31 के अंतर्गत में था। ठीक है, तो ये कब हुआ, तो राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। चलिए आर्टिकल 14 देख लेते हैं एक बारी। आर्टिकल 14 क्या बात कर रहा है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है दोस्तों। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। आर्टिकल 17 सब जानते हैं अनटचेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, ये एब्सोल्यूट राइट है दोस्तों। आर्टिकल 19, ठीक है, ये बेसिक फ्रीडम की बात करता है, 6 बेसिक फ्रीडम की बात करता है, स्पीच की, असेंबली की, एसोसिएशन की, मूवमेंट की, रेजिडेंस की और प्रोफेशन की। ठीक है, जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये इसी आर्टिकल की वजह से कर पा रहे हैं। ठीक है, जो अब आजकल हम बयान दे लेते हैं सरकारों के खिलाफ, वो इसी आर्टिकल की वजह से दे पा रहे हैं दोस्तों। आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 21 देख लेते हैं। ये प्रोटेक्शन देता है किसके, किस किस की प्रोटेक्शन देता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। ठीक है, ये इसका ब्रॉडेस्ट स्कोप में दिया गया है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है, ये बाद में जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 2002 में, उसके माध्यम से ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर राइट टू एजुकेशन, कि भाई 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसको एजुकेशन देना उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 32 क्या होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को इस आर्टिकल 32 को ही हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं ये बता दो। ठीक है, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेते हैं। डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इसमें पार्ट 4 देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, डीपीएसपीज ये पार्ट 4 में मिलती है, ये आर्टिकल 36 टू 51 है। ठीक है, जो कि कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों, जो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसका नेचर क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, अंडर आर्टिकल 31 आता है। ठीक है, ये अनइन्फोर्सेबल है, इसको फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में, बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, बट गवर्नेंस में इनका होना जरूरी है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि भारतीय सरकार जो योजनाएं बनाती है वो वेलफेयर सेंट्रिक हैं, वो कौन तय करता है, वो डीपीएसपी बनाती है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी तय करती हैं। आर्टिकल 39A क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए सबको, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रीजन, रिलीजन। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करता है विद द टाइम। आर्टिकल 55 क्या बात करता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 साल से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सबको अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए। ठीक है, और एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये पेरेंट्स के ऊपर एक ड्यूटी है दोस्तों। ठीक है, पेरेंट्स और गार्जियन के ऊपर। आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 जो है ना, जो अलग करता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। आर्टिकल 51 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये पार्ट 4A में है, ये पार्ट 4A में है आर्टिकल 51A के तहत। ठीक है, ये कब ऐड किए गए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया, स्वर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से। ये कहाँ से लिए गए हैं, यूएसएसआर से लिए गए हैं, और ये नॉन जस्टिसिएबल है दोस्तों। टोटल मिला के 10 ड्यूटीज हैं ओरिजिनली। 11वीं ड्यूटी जो है आर्टिकल 51A सब क्लोज के तहत 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में आया, उसके माध्यम से जोड़ा गया, जिससे जिससे एजुकेशन को फंडामेंटल राइट भी बनाया गया। उसी के माध्यम से एक पेरेंट्स और गार्जियन पर ड्यूटी थोपी गई, क्या कि उनको
6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनको एजुकेशन दिलवानी है, उनकी केयर करनी है भाई, ठीक है। उनको आप ये ऐसा नहीं है कि उनको बेकार के लिए बेच दें, उनको कहीं वो लगा दें उस पे होटल पे, ये नहीं कर सकते आप गार्जियन के तौर पे। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये देख लेना भाई, इससे जरूर एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये देख लेना। चलिए, हैबेस कॉर्पस, हैबेस कॉर्पस की रिट जो हैबेस कॉर्पस, ये आर्टिकल 32 के अंदर आता है, जिनको क्या कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं, आर्टिकल 32, जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 मिलती है और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 मिलती हैं। तो रिट देख लेते हैं। पहला रिट है हैबेस कॉर्पस, ये क्या कहता है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। ये क्या कहता है, ये अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडीज, तो इलीगल डिटेंशन ना हो इसके पक्ष में हैबेस कॉर्पस जारी कर सकता है हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। मैंडामस क्या होती है दोस्तों, मैंडामस क्या होती है, वी कमांड, मैंडामस का क्या मतलब है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमांड कर सकते हैं, ठीक है। कंपेल्स टू पब्लिक ड्यूटी, कांट इशू वर्सेस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऑफिस को छोड़कर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किसी के भी अंतर्गत कमांड दे सकती है कि ये फला काम तुमको इतने दिनों में ये करना है, ये करना है, ये डिलीवर करना है भाई, ठीक है। सेक्रेटरी क्या होती है दोस्तों, टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड ठीक है। ये क्या होती है, क्वासेस लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, ये दो केसेस में यूज होती है, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव। मान लीजिए कि किसी चीज का निदान करने और किसी चीज को रोकने इन फ्यूचर, उसके लिए कौन सी होती है, सेक्रेटरी होती है। प्रोहिबिशन क्या होती है, टू फॉरबिड, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फॉरबिड कर देना दोस्तों, ये क्या कहती है, प्रिवेंट्स लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिडिक्शंस, तो लोअर कोर्ट्स अपनी जुरिडिक्शंस में रहे, अपनी औकात, सॉरी ऐसे वर्ड नहीं यूज कर सकते, अपनी लिमिटेशंस में रहे, जो दायरा उनके लिए बनाया है उसमें रहे, ये तय करती है कौन सी, ये हमारा प्रोहिबिशन तय करती है। क्यो वारंटो क्या होता है, क्यो वारंटो होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। ये इलीगल और इलीगल यूज ऑफ पावर को रोकती है दोस्तों, ये किसी से पूछ सकते हैं भाई तुमने फला ऑर्डर किस अथॉरिटी के माध्यम से दिया, कौन सी अथॉरिटी थी, ठीक है। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया, हाई कोर्ट की जो रिट पावर है वो आर्टिकल 226 में आती है, और सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत आती है, ठीक है। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि हाई कोर्ट जो है ना रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स दोनों के केसेस में। चलिए भाई, ठीक है, आप जुडिशरी देख लेते हैं, जुडिशरी स्ट्रक्चर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देख लेते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ मिलेगा, पार्ट 5 में मिलेगा अंडर आर्टिकल 124 टू 147। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ, ये इस्टेब्लिश हुआ 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसने किसकी जगह ली, इसने फेडरल कोर्ट की जगह ली, पहले ये फेडरल कोर्ट के नाम पे जाना जाता था। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, एक सीजीआई है, 33 अदर जज हैं, टोटल मिलाकर 34 जज हैं यहाँ पे। इसकी रिटायरमेंट एज क्या है, 65 है, ठीक है। आर्टिकल 131 क्या कहता है, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करता है, सेंट्रल वर्सेस स्टेट वर्सेस इंटर स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 136 क्या कहता है, स्पेशल लीव पटिशन, एसएलपी की बात करता है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 143 क्या बात करता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, प्रेसिडेंशियल डिफरेंसेस की बात करता है। आर्टिकल 129 क्या बात करता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताता है ये, ठीक है। आर्टिकल 129 हाई कोर्ट किसके अंतर्गत आता है, ये आता है पार्ट 6 में, ये कहाँ से कहाँ तक आता है, आर्टिकल 214 से 231 तक आता है। तो हाई कोर्ट में रिटायरमेंट एज क्या है भाई, हाई कोर्ट में रिटायरमेंट एज है भाई अपना 62 साल है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुई भाई, ठीक है, कब स्टैब्लिश हुई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, ये स्टैब्लिश हुई 1974 में, कहाँ पे, चंडीगढ़ में। इसकी जुरिडिक्शन कहाँ है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ठीक है। 1947 में चंडीगढ़ हाईकोर्ट के उससे ऑर्डर से। सबऑर्डिनेट कोर्ट हायरार्की क्या है भाई, ठीक है, बताओ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं, ये हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दो होते हैं। सिविल केसेस को कौन देखता है, डिस्ट्रिक्ट जज देखता है। क्रिमिनल केसेस को कौन देखता है, सेशन जज देखता है, ठीक है। ये डेथ पेनल्टी तक दे सकते हैं, ठीक है, ये डेथ पेनल्टी तक दे सकते हैं, हालांकि वो चैलेंज की जा सकती है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का भी डिसीजन चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों। आर्टिकल 233 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होते हैं, ठीक है, गवर्नर की कंसल्टेशन में, गवर्नर इनको अपॉइंट करता है कि किसकी कंसल्टेशन में, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन में। तो सिविल हायरार्की क्या हुई, डिस्ट्रिक्ट जज, उसके नीचे सीनियर सिविल जज, उसके नीचे जूनियर सिविल जज, उसके नीचे मुंसिफ। फिर क्रिमिनल हायरार्की क्या हुई, सेशन जज, उसके नीचे सीजीएम, उसके नीचे जेएमएफसी, उसके नीचे जेएमएससी, ठीक है दोस्तों। भाई मजा आ गया कि नहीं, बताओ, अब भी कुछ बचा है तो बता दो, फिर अब भी कुछ बचा है तो अभी बता दो भाई, कुछ नहीं छोड़ा है भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव देख लेते हैं। प्रेसिडेंट किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 52 टू 62 के अंतर्गत आता है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 32 ईयर्स होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है इसका, आर्टिकल 54 के अंतर्गत आता है। ये एक इलेक्टेड एमपी होने चाहिए। ये इलेक्टेड एमपी मतलब कौन कौन इसको चूज कर सकता है, इलेक्टेड एमपी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के, प्लस इलेक्टेड एमएलए जिसके स्टेट और दिल्ली और पंडुचेरी के, ठीक है। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस करता है, ऑर्डिनेंस का पावर देता है, जो कि 6 वीक के लिए मैक्सिमम वैलिड होता है। ये परमानेंट पार्लियामेंट असेंबली की बैठक बुला सकते हैं। आर्टिकल 72 क्या होते हैं, पार्डन का पावर देता है इनको, ठीक है। 3 तरह के पार्डन होता है, पार्डन होता है, एक रेमिट होता है, एक कम्यूट होता है, ठीक है। डेथ और कोर्ट मार्शल दोनों तरह की इंक्लूडेड है इसमें। आर्टिकल 61 क्या होता है, इंपीचमेंट की बात करता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के केस में, ठीक है। गवर्नर किस में आता है, गवर्नर आता है आर्टिकल 153 टू 161, ठीक है। ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये प्रेसिडेंट जी के द्वारा अपॉइंट होता है, ठीक है। तो जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये अपनी
कुर्सी पे बैठे रह सकते हैं। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। आर्टिकल 213 कितना है, क्या कह रहा है? ऑर्डिनेंस का पावर देता है ये। आर्टिकल 161, ठीक है, आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस का पावर देता है। आर्टिकल 161 पार्डन का पावर देता है। ठीक है, ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते दोस्तों। कौन? गवर्नर साहब जो है डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। ठीक है, पार्लियामेंट और हाउस की क्या बात है? राज्यसभा आता है अंडर आर्टिकल 60, सॉरी आर्टिकल 80। ये परमानेंट हाउस है, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। और ठीक है, एक तिहाई इनके हर 6 महीने में, सॉरी हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। इसका जो टर्म होता है 6 साल का होता है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा आता है अंडर आर्टिकल 81, 550 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। 5 साल का इनका टर्म्स होता है। मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। आर्टिकल 110 मनी बिल की बात करता है। आर्टिकल 110 जो है मनी बिल की बात करता है। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा। राज्यसभा हैज ओनली 14 डेज टू पास इट, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 110 जो है मनी बिल की बात करता है। ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है ओनली, राज्यसभा में जैसे ही जाता है उसके 14 दिन के भीतर उसको पास करना होता है, अदरवाइज ऑटोमेटिक पास माना जाता है। आर्टिकल 108 जॉइंट सीटिंग की बात करता है। ये प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, और जब ये मीटिंग होगी तो उसको लोकसभा के स्पीकर ही प्रिजाइड करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं। अमेंडमेंट्स एंड इमरजेंसी प्रोविजन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रियम्बल शब्द को ये प्रियम्बल शब्द जोड़ा प्रियम्बल में इन्होंने 2 शब्द जोड़े 3 नए। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, जिसमें जो कि पार्ट 4 ए में दिया गया है। आर्टिकल 39A, 43A और 48A को जोड़ा इन्होंने। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेज शब्द को रिप्लेस करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया इसके अंतर्गत। आर्टिकल 352 के अंतर्गत। आर्टिकल 20 एंड 21 कांट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी मूव टू आर्टिकल 301। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, जिसके अंतर्गत पंचायती राज अंडर पार्ट 9। ठीक है, शेड्यूल 11 29 आइटम्स थे इसमें। म्यूनसिपैलिटीज किसमें है? पार्ट 9A, इसमें शेड्यूल 12 में 18 आइटम्स है इसमें। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया। इसके अंतर्गत आर्टिकल 21A जो है RTE लेके आया, राइट टू एजुकेशन लेके आया। कब आया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। आर्टिकल 55 आया। ठीक है, इसी के माध्यम से आर्टिकल 51A सब क्लोज के भी आया इसी के माध्यम से। आर्टिकल 103 सॉरी 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 2019 में आया ये। इसमें 10% EWS का रिजर्वेशन आर्टिकल 15 सब क्लोज 6 के अंतर्गत कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए चलिए आर्टिकल 16 सब क्लोज 6 भी जोड़ा गया। इमरजेंसी प्रोविजंस किसमें है? ये पार्ट 18 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 352 क्या बात करता है? नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। इन केस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, अप्रूव्ड इन 1 मंथ बाय स्पेशल मेजोरिटी, लास्ट फॉर 6 मंथ्स ओनली। ठीक है, आर्टिकल 356 और 365 प्रेसिडेंट्स रूल क्या बात करता है? फेलियर ऑफ मशीनरी, अप्रूव्ड इन 2 मंथ्स बाय सिंपल मेजोरिटी, मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए लगाया जा सकता है अगर सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अप्रूव्ड इन 2 मंथ्स, नेवर इन्वॉक इन इंडिया, अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। ठीक है भाई, क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स? बताओ भाई कौन सा है वो, जल्दी बता दो भाई। ठीक है, ये है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, चलिए। विच रिट इज इशू टू क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्टिंग इन एक्सेस ऑफ सिविल एक्शंस? बताओ भाई दोस्तों, बताओ। क्यूरेटिव, यानी कि इसका सी होगा सेरिटोरी। द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज इज 62 है। ठीक है, 3 का हु प्रेजाइडेड ओवर जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसका स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा। सी, 4th का सी हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए। वो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? आर्टिकल 44 होना चाहिए इसका। आर्टिकल 44 है ना भाई इसका, DPSP इसका ये रहा। चलिए अब आगे आ जाइए। आगे क्या कह रहा है दोस्तों ये? आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है हाउ मेनी डेज कैन द राज्यसभा विद होल्ड मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा? 14 दिन है भाई इसका। ठीक है, विच फंडामेंटल राइट्स कांट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी? बताओ भाई कौन सा है? बताओ भाई कौन सा है? भाई आर्टिकल 20 एंड 21 बताया ना अभी। डिस्ट्रिक्ट जजेस इन स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद, बताओ बताओ जल्दी। हाई कोर्ट भाई। ठीक है, द 11th फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A सब क्लोज के वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? बताओ भाई। ठीक है, तो 86 है ना भाई। अ सेशन जज कैन अवॉर्ड कैपिटल पनिशमेंट डेथ सेंटेंस सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट, 10th का। ठीक है, सी हो गया। चलिए भाई, आ गया ना भाई समझ में? तो दोस्तों, आप लोगों ने भी अपने नोट्स बनाए ही होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप यही नोट्स पढ़िए दोस्तों, पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये एक बार देख जरूर लीजिएगा आप, है ना।
तो मैंने कुछ करंट्स के जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है जो सेक्शन आप लोग हो सकता है मिस कर रहे हो या लास्ट टाइम रिवीजन में करा दूं तो बेहतर रहेगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं लेके आया हूँ। चलिए भाई देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। करंट का कुछ सेक्शन है। 53rd सीजीआई कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत बने हैं, जिन्होंने बीजेपी को बंबू कर दिया था अभी कॉकरोच वाला स्टेटमेंट देकर सॉरी, मतलब ठीक है। 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन कौन है भाई? जस्टिस रिटायर्ड जो है दिनेश माहेश्वरी हैं जो दोस्तों, ठीक है। 16th अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के अंतर्गत कौन है? आर वेंकटरमणी, तो ठीक है। एस डी तुषार हैं, जो सॉलिसिटर जनरल जो है वो तुषार मेहता है। 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार है, इनको तो सब जानते हैं भाई एसआईआर की वजह से। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी आर्टिकल 148 के अंतर्गत आते हैं के संजय मूर्ति हैं, के संजय मूर्ति हैं। 60 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है दोस्तों? आर्टिकल 280 के अंतर्गत आते हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार हैं। सीवीसी, ठीक है, चीफ विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, पीके श्रीवास्तव। नेशनल कमीशन के एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस में विजया राहतकार है। एनसीएससी में नेशनल कमीशन फॉर एससी जो कि आर्टिकल 338 338 के अंतर्गत आता है, इसके किशोर मकवाना है। एसटी के लिए आर्टिकल 338 ए के अंतर्गत आता है ये, इसके अंदर कौन है? अंतर सिंह आर्या है इनके अंतर्गत, ठीक है। इनके चेयरपर्सन कौन है? अंतर सिंह आर्या। एनसीबीसी अंडर आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत आता है, साध्वी निरंजन ज्योति हैं। फाइनेंशियल बॉडीज का देख लेते हैं। 26 आरबीआई गवर्नर कौन है भाई? संजय मल्होत्रा है। सेबी के चीफ कौन है इस वक्त? वो तुहिन कांत पांडे हैं। आईआरडीए के कौन है? अजय सेठ हैं। यूआईडीएआई के कौन है? के सीईओ कौन है? सौरभ विजय हैं दोस्तों। 8th पे कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई हैं दोस्तों। चलिए बताओ, बढ़िया है ना दोस्तों? एक छोटे सेक्शन में सब कवर करा दिया, तो आप लोगों का तुरंत एक क्विक रिवीजन हो गया इसके बहाने। चलिए मेजर ग्लोबल समिट्स एंड ब्लॉक्स देख लेते हैं दोस्तों। जी20 कहाँ हुआ? 2023 वाला न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 2023 वाला न्यू दिल्ली में हुआ था। 2024 वाला रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यानी ब्राजील में हुआ था। 2025 वाला साउथ अफ्रीका में है, और 2026 वाला यूएस, ठीक है। ब्रिक्स का 16th 2024 में हुआ, 16th जो इसका समिट है वो कजान रसिया में हुआ। 17th 2015 में हुआ, सॉरी 2025 में हुआ। ये कहाँ हुआ? ब्राजील में। ये एक्सपेंड हो गया है। एक्सपेंडेड होने के बाद में 4 कंट्रीज को इसमें जोड़ा गया है। उसमें इजिप्ट है, यूथोपिया है, ईरान है और यूएई है दोस्तों, ठीक है। ब्रिक्स में 4 कंट्रीज को जोड़ा गया है, जिसमें एक्सपेंड किया गया है ब्रिक्स को। अब ये ब्रिक्स प्लस हो गया है दोस्तों, जिसमें इजिप्ट, इथोपिया, अफ्रीकन कंटिनेंट से इजिप्ट हो गया, मतलब इथोपिया और इजिप्ट, ईरान और यूएई हो गया दोस्तों। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है दोस्तों, ठीक है। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसका 10th फुल मेंबर कौन बना है? बेलारूस बना है 2024 में, ठीक है। अस्ताना समिट में 2025 में जो चाइना में हुई, ठीक है। और 2025 में कहाँ हुई? चाइना में हुई दोस्तों। चलिए भाई सही जा रहा है ना? सही जा रहा है ना दोस्तों? चलिए देखते हैं। एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है। ये 2024 में इसकी 44th और 45th वियंटाने लाओस में 2025 में, और मलेशिया में 2024 में कहाँ पे हुई? वियंटाने लाओस में, और 2025 में क्या हुई? मलेशिया में। एशियान हेडक्वार्टर। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव में है। भाई ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है हरियाणा से रिलेटेड, जब भी कोई पेपर हो रहा है। क्लाइमेट सीओपी क्या है? COP 28 कहाँ हुई? दुबई में। इसका आइडिया क्या था? इसका थीम क्या था? लॉस एंड डैमेज फाउंड, ठीक है। COP 29 कहाँ हुआ? बाकू में। और COP 30 क्या हुआ? बेलेम, ब्राजील में दोस्तों, ठीक है। हो गया भाई? चलिए थर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड पे आ जाता है डिफेंस चीफ्स और पैरामिलिट्री एंड सिक्योरिटी। थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, ठीक है। 31st आर्मी चीफ कौन है भाई? जनरल धीरज सेठ। 27th नेवी चीफ कौन है? एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। 28th एयर चीफ मार्शल कौन है भाई? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह दोस्तों, ठीक है। डेप्यूटी एनएसए कौन है भाई? एनएसए तो आप सबको पता है, अजीत डोभाल साहब है। डेप्यूटी एनएसए कौन है? ये अनीश दयाल सिंह है। डीजीएम में कौन है भाई इस वक्त में? लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंदारकर है दोस्तों। इंटेलिजेंस एंड एजेंसीज में देख लेते हैं। रॉ के कौन है? पराग जैन है। आईबी के कौन है? महेश दीक्षित हैं। सीबीआई के कौन है? परवीन सूद है। ईडी के कौन है? राहुल नवीन है दोस्तों। आरपीएफ की ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोनाली मिश्रा बनी है महिला में, ठीक है। आरपीएफ की जो है सोनाली मिश्रा बनी है महिला में दोस्तों। सीएपीएफ के हेड्स कौन है? असम राइफल्स के 1835 में बनी असम राइफल्स, ये ओल्डेस्ट फोर्स है। हेडक्वार्टर इसका शिलोंग मेघालय में है दोस्तों। सीआरपीएफ 1939, सीआरपीएफ कब बनी? 1939, इसका ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह चीफ हैं। बीएसएफ कब बनी? 1965, इसके प्रवीण कुमार हैं अभी चीफ। आईटीबीपी 1962 में, इसका शत्रुजीत कपूर है दोस्तों, ठीक है। इनके चीफ एसएसबी 1963 में संजय सिंघाल है इनके चीफ। सीआईएसएफ 1969 में प्रवीण रंजन है इनके चीफ। एनएसजी 1984 में बी श्रीनिवासन है इनके चीफ। चलिए भाई की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। मित्र शक्ति साइलेनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, आर्मी और नेवी का दोनों का। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होता है, आर्मी के बीच में। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार इंडिया और यूएस के बीच में होता है, आर्मी और स्पेशल फोर्सेस के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, आर्मी का सिर्फ होता है। गरुड़ वरुण और शक्ति ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, जिसमें एयर नेवी और आर्मी तीनों शामिल है। धर्म गार्जियन जिमैक्स इनके बीच में होता है, इंडिया और जापान के बीच में होता है, आर्मी और नेवी दोनों शामिल है इसमें। समुद्र शक्ति गरुड़ शक्ति, ठीक है। इंडिया और इंडोनेशिया में होता है, नेवी और आर्मी दोनों शामिल है इसमें। दस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान में होता है, इस सिर्फ आर्मी का होता है। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई में होता है, आर्मी सिर्फ शामिल है इसमें। मालाबार और तरंग शक्ति क्वेड नेवल है, और आईएएफ ड्रिल मल्टीलेटरल है ये, ठीक है दोस्तों। चलिए जल्दी जल्दी से रिवीजन करना है भाई, ज़्यादा समय नहीं है अब हमारे पास। लेटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज देख लेते हैं, ठीक है। पीएम राहत स्कीम ये इमीडिएट कैशलेस रिलीफ है, अप टू 1.5 लाख फॉर
रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स विद इन 7 डेज। ठीक है, लगभग 1.5 लाख रुपए की रोड सहायता मिलती है, रोड सॉरी सहायता मिलती है उन लोगों को जो रोड एक्सीडेंट वगैरह में विक्टिम हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, 7 दिन के भीतर प्रोवाइड करानी होती है। बताओ कैसा है भाई, कंटेंट कैसा है? तगड़ा है ना कंटेंट? कम जगह में तगड़ा कंटेंट दे रखा है। इसके बाद में मैं आप लोगों को 70 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो इसी इंपॉर्टेंट उससे आते हैं। आपको बस टिके रहना है, ठीक है, आपको बस टिके रहना है, आपको बस इसको फॉलो कर लेना है। ठीक है, आपको बस देख जानी है ये सारी चीजें। VBG राम एंड जी योजना रूरल डेवलपमेंट रिप्लेस मनरेगा गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडेड टू 125 डेज। ठीक है, VBG RMG योजना रूरल डेवलपमेंट रिप्लेस, ये जो मनरेगा की जगह आई है गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडेड टू 125 डेज है इसमें। सेहत मिशन हेल्थ, ये टेलीमेडिसिन है और डिजिटल हेल्थ एक्सपेंशन की तरफ बढ़ावा देती है। भव्य स्कीम कॉमर्स से जुड़ी हुई है, ये 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स और MSMEs के लिए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पर बनाने के लिए टारगेटेड है। एसएमई ग्रोथ फंड, यानी कि MSMEs के अंदर ही 10,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया है जो कि डेडिकेटेड है किसकी तरफ? स्केलिंग फंड की तरफ। स्मार्ट रूरल डेवलपमेंट डायरेक्ट डिजिटल सेलिंग मार्केट प्लेस फॉर वीमेन SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। स्मार्ट जो है किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए है, जिसका काम है डायरेक्ट डिजिटल सेलिंग मार्केट प्लेस फॉर वीमेन SHG। भारत विस्तार एग्रीकल्चर में है, AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल फार्मर एडवाइजरी होती है इसमें। भारत विस्तार क्या है? एग्रीकल्चर के तौर पे, एग्रीकल्चर लाइन में AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल फार्मर एडवाइजरी होती है। ISM 2.0 मेटी, ये इंडिया में ही सेमीकंडक्टर मिशन को एक्सपेंड करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का एक बजट पास किया गया है। बायोफार्मा शक्ति, बायोफार्मा शक्ति का बताओ भाई। बायोफार्मा शक्ति केमिकल से जुड़ा हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक बजट पास हुआ है जो कि 5 साल में यूज करना है। प्रहार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, इंडियाज नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एक फ्रेमवर्क है ये प्रहार। ठीक है, बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म, 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसमें अरुणाचल, सिक्किम, असम और मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल है, उसके लिए बुद्धिस्ट सर्कल टूरिज्म का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। पेरीपूरन मेडिक्लेम, पेरीपूरन मेडिक्लेम आयुष फाइनेंस की स्कीम है जिसमें ऑप्शनल रखा गया है CHG को 10 लाख से 20 लाख के बीच में इसमें कवर दिया गया है। तो बताओ दोस्तों मजा आया? मजा आ रहा है ना? चलिए भाई देख लेते हैं ये भी। पेरिस ओलंपिक देख लेते हैं 2024 के स्पोर्ट्स और माइलस्टोन्स में। IOC और IOA, ठीक है, इस्टेब्लिश हुई 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लुधियाना में। प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, फर्स्ट वुमेन अफ्रीकन प्रेसिडेंट है इसकी। IOA इस्टेब्लिश हुई, IOA, ठीक है, कब हुई? 1927 में। प्रेसिडेंट कौन है? PT ऊषा। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ वो क्या कहते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अभी PT ऊषा है। 1927 में ये स्टैब्लिश हुई। इंडिया की पेरिस में जो मेडल्स की टैली, उसमें 6 मेडल्स आए इंडिया को, जिसमें नीरज चोपड़ा ने एक मेडल जीता जेवलिन में। ठीक है, जो कि पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, उसमें मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में फर्स्ट इंडियन महिला है 1947 के बाद में जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं सिंगल ओलंपिक में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिक्स्ड डबल्स में इसने 10 मीटर में एयर पिस्टल कंपटीशन में पदक जीता भाई। ठीक है, स्वप्निल कुसाले 10 मीटर राइफल में थर्ड पोजीशन मिली इनको भाई। मेंस हॉकी टीम डिफीटेड स्पेन बाय 2-1 जब PR सिरजीत ने रिटायरमेंट भी लिया। अमन शेरावत 57 kg में रेसलिंग में यंगेस्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट बने 21 साल की उम्र में। अपकमिंग गेम्स कौन से हैं भाई? LA में होने वाले 2028 में क्या? ओलंपिक गेम। ठीक है, ब्रिस्बेन 2032 में। ठीक है, अवार्ड्स खेल रत्न 25 लाख और अर्जुन अवार्ड में 15 लाख मिलते हैं दोस्तों। चलिए भाई देख लेते हैं अब। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप एंड ग्रांड स्लैम्स। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप और ग्रांड स्लैम्स में देख लेते हैं 2026 में हुआ है। इसके होस्ट कौन थे? US, कनाडा, मैक्सिको। फॉर्मेट क्या था? 48 टीमें थी, 104 मैचेस हुए, जिसमें फाइनल किसके बीच में था? मेट लाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क में हुआ है। ठीक है, इसका ओपनर जो है अजटेक में हुआ। विनर कौन थे? स्पेन थे। स्पेन ने किसको हराया? अर्जेंटीना को 1-0 से 106वें मिनट में एक्स्ट्रा टाइम में। सेकंड टाइटल जीता इन लोगों ने अपना। ग्रांड स्लैम क्रोनोलॉजी को अगर समझा जाए एंड कोर्ट सर्फेसिस को, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है हार्ड सर्फेस पे, फिर फ्रेंच होता है ओपन में क्ले सर्फेस पे। ठीक है, फिर अपना होता है भाई क्या? विमेल्डन होता है भाई ग्रास पे, ओल्डेस्ट है ये। फिर US ओपन होता है हार्ड सर्फेस पे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का विनर इंडिया है, उन्होंने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया भाई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्लम फ्री सिटी कौन सा है? चंडीगढ़ हो गया दोस्तों। फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट केरला है दोस्तों। ठीक है, टॉप लिटरेसी स्टेट उल्लास मिजोरम है। ठीक है, टॉप लिटरेसी स्टेट उल्लास में से 98% मिजोरम है। फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट वेलोड छत्तीसगढ़ है भाई। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट वेलोद छत्तीसगढ़ बना है। फर्स्ट चीता सफारी कूनो NP मध्य प्रदेश में है। फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ISS एक्सियोम 4 में जी कैप्टन शुभांशु शुक्ला गए थे। फर्स्ट AI बर्ड सेंसस पार्क सुल्तानपुर गुड़गांव में है दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी के आधार पर दोस्तों। ठीक है, हु इज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कौन है भाई 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कौन है? जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, ये सब जानते हैं भाई, जस्टिस सूर्यकांत जी हैं। विच कंट्री वॉज एडमिटेड एज द 10th फुल मेंबर ऑफ SCO इन 2024? बताओ भाई कौन है इसका? बताओ भाई। बेलारूस है भाई, सबने पढ़ाई है। ठीक है, अंडर VBG राम जी योजना हाउ मेनी डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट आर गारंटेड? 125 डेज है।
ठीक है भाई, ये 125 डेज है। पहले मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का होता था, अब 125 दिन की गारंटी ले ली गई है सरकार द्वारा। विच सिटी वॉज सर्टिफाइड एज इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? ये चंडीगढ़ है भाई अपना। ठीक है। हु इज द फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी? बताओ इसका, अभी पढ़ा है आप लोगों ने। अब बताओ भाई। क्रिस्टी है ना, क्रिस्टी मैडम है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्रिस्टी कोवेंट जिम्बाब्वे से आती है ये। चलिए 6 देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? बताओ भाई, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? भाई डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है, जो कि किस आर्टिकल 280 के अंतर्गत बनाया गया है। विच इंडियन स्टेट इज द लीडिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड एंड पल्सेस? बताओ भाई, कौन सा स्टेट है जो डायमंड और पल्सेस का लीडिंग प्रोड्यूसर है भाई? 7 का बता दो जल्दी से। अरे भाई, इसका मध्य प्रदेश है, जो कि पन्ना और क्या कहते हैं, दाल के लिए बहुत फेमस है। विच नेशन वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2026? बताओ, स्पेन है भाई, अभी तो पढ़ा था, स्पेन है। ठीक है, इन्होंने अर्जेंटीना को हराया 1-0 से। कैश प्राइस क्या था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए? बताओ भाई। भाई 25 लाख है। ठीक है, 25 लाख है भाई। ठीक है, और अर्जुन में 15 लाख है भाई। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ये मंगोलिया और इंडिया के बीच में है, तो ए सही है इसका दोस्तों। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाएं। बताओ कैसा रहा, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, मैं ये नहीं कहता कि यहीं से आएगा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि इससे बाहर शायद ही कुछ जा रहा होगा, इससे बाहर शायद ही कुछ जा रहा होगा। बस आप लोगों को बने रहना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बने रहना है, आप लोगों को भरोसा करना है। ठीक है, आप लोगों को बने रहना है, आप लोगों को भरोसा करना है मेरे साथियों। ठीक है, बताओ मजा आ रहा है? ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं सब्जेक्टिव, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दे रहा हूँ। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इस यूट्यूब चैनल से एसोसिएटेड, उसी में आप वहाँ से उठा लीजिएगा और ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब दिया हुआ है इसमें, सब दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सब दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोगों ने जो रिसर्च किया उसके आधार पे आप लोगों के लिए है। इस वीडियो का पीडीएफ मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, आप इसको लेकर पढ़िए और तैयारी कीजिए दोस्तों। चलिए अभी के लिए मैं बोलूँगा आप लोगों को बाय।